नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। जन अधिकार पार्टी नेता पप्पू यादव द्वारा अररिया में बीजेपी सांसद निधि द्वारा दिए गए एम्बुलेंस के खस्ताहाल पर ट्वीट किए जाने के बाद जहां एक तरफ सियासी माहौल गर्म हो गया है, वहीं स्वास्थ्य विभाग पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह द्वारा सांसद निधि कोष से 9 एम्बुलेंस दरअसल दिए गए थे, जो अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रानीगंज रेफरल अस्पताल में धूल फेंक रहे एम्बुलेंस का वीडियो वायरल किया है और यही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जी, जहां एक एक एम्बुलेंस के लिए मरीज मोहताज है, वहां अररिया सदर अस्पताल में 9 एम्बुलेंस धूल फेंक रहे हैं, कबाड़ बन चुके हैं। सभी एम्बुलेंस अररिया के सांसद निधि से मुहैया कराए गए हैं। जैसा कि आप एम्बुलेंस पर लिखे शब्दों को देख रहे हैं, एम्बुलेंस की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि एक दिन भी इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर इस्तेमाल हुआ भी तो काफी कम। हम बतला दें कि जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं पप्पू यादव, उन्होंने रिट्वीट किया है अपने कार्यकर्ताओं के पोस्ट को, जो रानीगंज रेफरल अस्पताल का एम्बुलेंस है और अररिया सदर अस्पताल में भी ऐसे कई एम्बुलेंस है जो सांसद निधि से लिए गए थे और अभी जो है उसकी हालत खस्ता है, धूल फेंकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये मामला तब गर्म हो गया जब जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव के एक कार्यकर्ता ने अररिया में बीजेपी सांसद निधि की ओर से दिए गए एम्बुलेंस को लेकर वीडियो ट्वीट कर दिया, जिसे पप्पू यादव ने रीट्वीट कर माहौल गर्मा दिया। आप भी देखिए वो वायरल वीडियो, जिसे जन अधिकार पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ट्वीट किया है। दिखाइए इनको, मीटर रीडिंग दिखाइए। क्या मीटर रीडिंग है? 229 किलोमीटर। आइए, मात्र 229 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और इसका पैसा कौन भरेगा? इसका पैसा प्रदीप सिंह जी कौन दिया है? जनता की गाड़ी कमाई। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रानीगंज रेफरल अस्पताल में खड़ी एक एम्बुलेंस मात्र 229 किलोमीटर चली है। मतलब शोभा की वस्तु बने ये एम्बुलेंस मरीजों के किसी काम नहीं आए। जब हमने एम्बुलेंस पर बरती गई लापरवाही को लेकर अररिया के सांसद प्रदीप सिंह से सवाल किया, तो उन्होंने 2010 का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग पर बदहाली का ठिकरा फोड़ दिया। मैंने 2009-10 में उसको दिया था सांसद निधि से, और एक नहीं मैं 9 दिया था, कई चल रहा है। तो मेरा काम था अस्पताल को एम्बुलेंस अपने निधि से मैं लिखता हूँ, उसका टेंडर होता है, उसको मुहैया करा दिया, वो अस्पताल को मैं सुपुर्द कर दिया। सांसद प्रदीप सिंह 11 साल पहले एम्बुलेंस को स्वास्थ्य विभाग के हवाले करने का हवाला दे रहे हैं, जबकि अररिया का स्वास्थ्य समिति या प्रबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह से मौन है। इस लापरवाही के पीछे कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है, इसका पता तो चल ही जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जरूरतमंदों तक ये एम्बुलेंस नहीं पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो जहां एक तरफ कोरोना काल में मजबूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ 9 एम्बुलेंस हैं जो धूल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पूर्णिया से है। पूर्णिया का लाइन बाजार इन दिनों फर्जी अस्पतालों और पैथोलॉजी का अड्डा बन गया है। यहां बिना निबंधन के कई अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जहां आम मरीजों के साथ साथ कोविड मरीजों का भी इलाज होता है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ अस्पताल हैं जो बिना निबंधन के चलाए जा रहे हैं। इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने जब लाइन बाजार के सेंसफोर्ड अस्पताल की जांच की तो पाया कि अस्पताल स्वास्थ्य विभाग से निबंधित नहीं है। बगैर अनुमति के कोविड मरीजों का ये इलाज भी कर रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट भी स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिलती है। वहीं सेंसफोर्ड अस्पताल के संचालक अवध साहनी का कहना है कि उन्होंने निबंधन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन दे रखा है। यहाँ आईसीयू संचालित है, जिसमें कि मानकों के विपरीत है। उसमें चिकित्सक और जो पैरामेडिकल स्टाफ है
उसके बिना वहाँ पर चल रहा है और उनके द्वारा समर्पित रिपोर्ट के आलोक में ये किया गया है। उन पर एक एफआईआर ऐसा है कि ये हॉस्पिटल का सारा डॉक्यूमेंट सिविल सर्जन के मेल आईडी पे जा चुका है और फिजिकल रूप से भी ऑफिस में जमा हो चुका है। उसमें कुछ 2-3 पेपर कमियां थी जो इंस्पेक्शन में आए 3 डॉक्टर की टीम और उन्होंने बताया कि ये आपका पेपर कम है, वो जमा करवा दीजिए। फिर वो डॉक्यूमेंट वापस जमा हो गया है। और बात नालंदा की खबर की। नालंदा के मछुआरे कोरोना से बेखौफ होकर पंचाने नदी में मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही उन्हें भारी पड़ सकती है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी महामारी से बचे रहेंगे। पानी से लबालब पंचाने नदी में मछली पकड़ने के लिए एक साथ कई मछुआरे जाल बिछाकर टूट पड़े हैं। किसी को छोटे छोटे बच्चों का पेट भरना है तो किसी को बाजार से राशन खरीदकर लाना है। इसलिए हर मछुआरे को पंचाने नदी में ज्यादा से ज्यादा मछली की तलाश है। इस होड़ में ना कहीं 2 गज की दूरी नजर आ रही है और ना किसी ने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। ये लापरवाही संक्रमण को खुलेआम दावत दे रही है। अब डेली यहाँ मछली ही मार के खाते हैं लोग और उसी से दाल रोटी चलता है। कोरोना संक्रमण से डर नहीं लगता है? कुछ डर नहीं है, यहाँ कोई कोरोना नहीं है। कोरोना यहाँ है नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, पहले भी जैसे थे वैसे आज भी है। हाँ, कोरोना के से हम लोग को कोई डर नहीं ना है। कोरोना यहाँ है ही नहीं। कोरोना काल में जब रोजी रोटी का जरिया छीन गया है तो रोज खटने और खाने वाले ये ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए हर दिन जाल लेकर पंचाने नदी की धारा में कूद पड़ते हैं। कई घंटे तक जाल बिछाने के बाद जब उसमें मछलियां फंसती हैं तो उसे बाजार में बेचने के बाद ही इनके घर का चूल्हा जल पाता है। पेट की आग ही ऐसी है कि ये ग्रामीण इतने लापरवाह हो गए हैं कि संक्रमण फैलने के खतरों से जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। लोग कर रहे हैं अभी? हम लोग तो अभी मछली मार रहे हैं। मछली मार के रोजगार करते हैं, खाते कमाते हैं। अभी कोई पैसा का इनकम नहीं है। अच्छा, यहाँ कोरोना का था, कोरोना यहाँ हम लोग का है नहीं। लेकिन सच यही है कि जान है तो जहान है। ये लापरवाही इन ग्रामीणों को भारी पड़ सकती है। इसलिए अभी भी समय है बिहार के गांव-गांव की हालत को देखकर सचेत हो जाएं और 2 गज की दूरी के साथ मास्क का सुरक्षा कवच जरूर पहनें। तभी कोरोना के संक्रमण से खुद भी बच सकते हैं और अपने स्वजनों को भी बचा सकते हैं। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। तो पेट की आग पर कहीं कोरोना की मार भारी ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा। इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास 1 पोलो रोड को कोविड केयर सेंटर बना दिया है, जिसमें डॉक्टर समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। में जो हालात है कोरोना संक्रमितों का और सरकार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, अस्पताल जहां दवा नहीं, जहां रुइया नहीं, सुई नहीं, इन सबों को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने 1 पोलो रोड स्थित उन्होंने जो व्यवस्था की है, बेड की, ऑक्सीजन की, दवा की, डॉक्टर की, और पत्र भी लिखे हैं सरकार को, सरकार के मंत्री को कि आप इसको चाहें तो आप ले लें या अनुमति दे दें या ले लें या लेकर करके आप चलाएं। बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है, फॉगिंग मशीन है, मास्क है, ग्लव्स है और आईवी फ्लूइड्स हैं। इसके अलावा जो है सैनिटाइजर्स हैं, सारी यानी कि वो तमाम सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हैं कि कोई अगर यहाँ मरी जाएगा तो उसका समुचित इलाज हो पाएगा। बिल्कुल, हाँ, मतलब उनके लिए इतनी सुविधा दे दी गई है कि एक आइसोलेशन सेंटर अच्छे से चलाया जा सके। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी तेजस्वी यादव के द्वारा सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाए जाने पर निशाना साधा है। तो उन्होंने लिखा है, तेजस्वी यादव के परिवार में 2, अब देखिए ये ट्वीट के जरिए हमला बोला है, निशाना साधा है तेजस्वी यादव पर सुशील मोदी ने। और दरअसल
तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बना दिया है। देखिए, बिना डॉक्टर, उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी के किसी परिसर में केवल कुछ बेड लगा देने से अस्पताल नहीं हो जाता है, ये कहा है सुशील मोदी ने। और इधर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के द्वारा अपने आवास में आइसोलेशन सेंटर खोलने पर तंज कसा है। नीरज कुमार ने कहा कि सरकारी बंगला आपके पिता की अवैध संपत्ति नहीं है, नाटक करने से काम नहीं चलेगा। आपके घर में भी डॉक्टर हैं और आप भी लापता हैं। बताइए, क्या उस आइसोलेशन सेंटर में आकर लोगों की सेवा करेंगे? लापता गंज के नायक तेजस्वी यादव का नया राजनीतिक नाटक। सरकारी आवास आपके पिता की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, जागीर नहीं है। पार्टी का कोविड केयर सेंटर खोलना या आंखों में धूल झोंकना है। मंशा साफ नहीं। अरे आपके दल के अल्पसंख्यक विधायक ने नवादा जिला प्रशासन पर भरोसा किया, सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन और सिलेंडर सौंपा और आप अपने सरकारी आवास में बेड लगा रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके घर में डॉक्टर है, उनके सहयोगी होंगे, उनकी सेवा भी उपलब्ध कराइएगा। और इधर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी तेजस्वी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को अगर बिहार की जनता से लगाव है तो उन्हें जमीन पर उतरकर काम करना चाहिए। कुछ बात भी समझ में आती है और कोविड सेंटर खोलने से उसके मानक होते हैं, उस मानक का पालन हो रहा है क्या? वो है कहाँ? कोविड सेंटर का आपने फोटो निकाल के हमको दिखा दिया, उनको जो उनके घर पे जाके देखिए ना, को है कि नहीं है। ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। अगर सचमुच में बिहार की जनता से आपको लगाव है, प्रेम है, सेवा करना चाहते हैं, आइए जमीन पर। उधर नालंदा में 2 दिन पहले 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मदद की घोषणा के बाद जेडीयू सांसद ने आज बिहार शरीफ अनुमंडल को सांसद निधि से एक एम्बुलेंस की सौगात दी है। इस एम्बुलेंस का रखरखाव रेड क्रॉस सोसाइटी और ब्लड बैंक के द्वारा किया जाएगा। बिहार शरीफ समाहरणालय परिसर में सांसद कौशलेंद्र कुमार और डीएम योगेंद्र सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाई। पाँच 6 महीना पहले हमने अनुशंसा किया था और हम लोग प्रयास किया, बीपीओ साहब, जिलाधिकारी, सबके प्रयास से अभी कोविड में हम लोग को हाथ में आ गया है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि इसका उद्घाटन कर दें और इसका रख रखाव रेड क्रॉस को दिया गया है। ड्राइवर के साथ आज से ये एम्बुलेंस काम करने लगेगा। जिला के लोगों को जो भी राहत काम होगा वो इसे किया जा सकता है। इधर कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी ने कल देश के 46 डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पटना और बेगूसराय के डीएम भी जुड़े थे। बेगूसराय के डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना पर संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया, साथ ही पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर कमेटी बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी से ही कोरोना पर विजय हासिल की जा सकती है। इसे लेकर लोगों को जागरूक करने में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने की बात भी उन्होंने कही। और इस डीसी के माध्यम से हम लोगों को कई सारे अच्छे सुझाव जो और जिलों में कराए जा रहे हैं वो भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। तो इस बैठक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, मुख्यतः यही था कि कुछ जगहों पे जो जनप्रतिनिधियों की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को सम्मिलित किया गया है। कमेटीज़ भी बनाई गई हैं ताकि पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे भी जनप्रतिनिधियों का भी सुझाव लिया जा सके। साथ ही साथ उनके माध्यम से लोगों को स्वयं से कोरोना से बचाव के, साथ ही साथ कंटेनमेंट करने के, खुद से जागरूक होकर टेस्टिंग कराने के, इसके समितियों के माध्यम से कुछ जगहों पे ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं। तो यही निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि और भी जनप्रतिनिधियों को हम लोग सहयोग लें, उनसे समिति गठित करें और ताकि और लोग जागरूक हो सके।
उधर बेतिया के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की दहशत बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। मझौलिया के रतनमाला पंचायत में अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें करीब 15 लोगों की मौत कोरोना और बुखार की वजह से हुई है। लेकिन स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहा है। गांव में न स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है, न ही ग्रामीणों की किसी तरह की कोई जांच की गई है। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से भी ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है जो महीनों से बंद पड़ा है, जिसमें ताला लटक रहा है। यहां कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन यहां ड्यूटी पर ना तो कोई डॉक्टर आते हैं, ना ही कोई अन्य स्वास्थ्य कर्मी। पंचायत में वार्ड नंबर 17 और 12-10 में मिलके लगभग 14-15 आदमी का मृत्यु हो चुकी है, जिसमें कुछ लोग कोरोना से पॉजिटिव थे और कुछ लोग सर्दी खांसी बुखार से मरे। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का यहाँ कोई टीम आया नहीं, जांच नहीं हुआ, जिससे काफी लोगों का डर बना रहता है। एगो स्वास्थ्य केंद्र बा भी तो ना के बराबर बा, ना खुलता, ना मालूम चलता कब खुली कब ना खुली, एक कोनो पता नहीं है। चलो यही से हम के इतना ना दहशत में बनी सन कि केहू यहाँ जांच करे वाला नहीं आ रहा। एक स्वास्थ्य केंद्र भी है तो वो नहीं खुल रहा है कुछ दिन से। हम ऐसे ही लोकल डॉक्टर से यहाँ जो भी अगर दुख बीमारी हो रहा है तो उन्हीं लोग से दवा ववा करके हम लोग देख रेख। और जून में मानसून दस्तक देगा, ऐसे में किसान खेती की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि कोरोना के कारण किसान थोड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण मजदूर उन्हें नहीं मिल रहे हैं। खाद की कीमत भी बढ़ गई है। बिहटा के किसानों से इसको लेकर बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अगले महीने मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और किसान खेतों में नजर आएंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण का खतरा है, तो किसान जब खेत में पहुंचेंगे उसके पहले उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इस बार खेती को लेकर क्या कुछ उनके राय है, साथ में खाद की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हम बिहटा के गाँव में पहुंचे रामतरी। और हमारे साथ कुछ किसान हैं, गाँव के संपन्न किसान हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी राय है। लॉकडाउन में कैसा चल रहा है? लॉकडाउन में तो सभी काम धीमी गति से, बहुत धीमी गति से चल रही है। खेती कैसे होगा? खेती के लिए भी वही तो सोचनीय है कि यहाँ आदमी का भी बहुत दिक्कत चल रहा है और कोई एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं चाह रहा है। भयावह खतरनाक रोग तो हमारे यहाँ पहुँचा हुआ है। खेती तो जिस तरह से होता है वो होबे करेगा, लेकिन दिक्कत हो रहा है। ऐसा बात न है कोरोना के चलते या मजदूर के या किसान का और समस्या होता है, बेर पर मैंने टाइम पर पानी भी नहीं मिल पाता है। यहाँ मजदूरी का अभाव है, मजदूर समय पर मिलता न है कोरोना के चलते, इसी लोग भाग रहे हैं। दूसरा है कि खाद का कालाबाजारी चल रहा है, बिया का किल्लत हो रहा है, समय पर नहीं मिल समय पर कोई चीज नहीं, खाली पेपर रंगता है मगर समय पर कुछ नहीं। अब रोहनी 26 तारीख को चढ़ जाएगी, इसके बाद भी बिचरा देना है। खाद बिया के समस्या है, गेहूं का रेट नहीं है। गेहूं का रेट मार्केट में ऐसे है 1500 रुपया, पैक्स में है 1900 रुपये, पैक्स खरीद नहीं रहा है। ऐसे मजबूरी हो जाता है। मजबूरी हो जाता है, 500 रुपया डैमेज है इसी ही माने कुंटल पर, तो किसान कहाँ से क्या करेगा? बिल्कुल। इस बार खेती कैसे होगा सर? अरे लटर बोल कैसे निकलेगा और कैसे होगा खेती का, तो सरकार कहती लटर बोल कैसे चलेगा। खाद की समस्या कितनी हो रही है? बहुत महंगा इधर से हो गया है, पहले तो नहीं था। लेकिन फिलहाल अगर हम बेटा के इन किसानों की बात करें तो उनके सामने कई सारी ऐसी समस्या है जो ठीक सामने खड़ी है, जब मानसून आने में बस कुछ ही का वक्त बचा हुआ है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बिहटा। और अगली खबर छपरा से है। छपरा के रिविलगंज थाना क्षेत्र के दियारा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की, जिसमें 20 से ज्यादा भट्टियों को नष्ट किया गया। इस दौरान 600 लीटर चुलाई शराब और 2000 क्विंटल अर्धनिर्मित शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में भी पुलिस को अवैध शराब निर्माण की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।